छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुजरात में एक नए राजवंश की स्थापना हुई और यह राजवंश गुर्जर प्रतिहार कहलाया। और ये जो गुर्जर प्रतिहार हैं, ये अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण के पूर्वज बताते हैं और स्वयं को राजपूतों की सूर्यवंशी शाखा से संबंध मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो गुर्जर हूणों के साथ में भारत आए थे, उन्हीं की शाखा गुर्जर प्रतिहार कहलाई। गुर्जर प्रतिहार राजपूत प्राचीन आर्यों के वंशज हैं और ये भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका आदि निवास भारत ही है और ये क्षत्रिय ही है। सबसे पहले मारवाड़ और फिर उज्जैन और कन्नौज में इन गुर्जर प्रतिहारों के शक्ति केंद्र स्थापित हुए। इन गुर्जर प्रतिहारों का उदय कब और कहाँ हुआ, ये गुर्जर प्रतिहार कौन थे, इन प्रश्नों के उत्तर सही रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। जोधपुर के शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र गुर्जरात्रा कहलाता था, इसीलिए प्रतिहार गुर्जरेश्वर कहलाए। और उसके बाद अधिकांश अभिलेखों में, शिलालेखों में उन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। राष्ट्रकूट और पालवंशी शासकों ने प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से ही संबोधित किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलो भोलो लिखा है। विद्वानों के अनुसार ये जो पीलो भोलो है, ये भीनमाल अथवा बाड़मेर हो सकता है। डॉक्टर स्मिथ और स्टेनफोनो आदि विद्वानों ने ये माना है कि इन राजपूतों का उदय राजपूताना के श्रीमाल अथवा भीनमाल में हुआ। 7वीं से लेकर के 14वीं सदी के मध्य जहाँ जहाँ भी प्रतिहार शासक थे, चाहे वे स्वतंत्र शासक हों या सामंत हों, उन्होंने कभी भी प्रतिहार शब्द का खाली प्रयोग नहीं किया, बल्कि गुर्जर प्रतिहार का ही शब्द का ही प्रयोग किया है। कुछ लोग इन गुर्जरों को गुर्जर मानते हैं। उनके मतानुसार ये लोग कुषाणों के समय बाहरी प्रदेशों से भारत आए थे। गुप्त शासकों के समय भी ये राजपूताना मालवा और गुजरात में कई वर्षों तक सामंतों के रूप में रहे हैं। बॉम्बे गजेटियर में भी गुर्जरों को विदेशी माना और गुजरात में बसने के कारण इन्हें गुर्जर कहा गया। डॉक्टर ओझा ने भी इन्हें कहा है कि विदेशी नहीं थे। वस्तुतः गुर्जर एवं गुर्जरेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग गुर्जर देश के राजा के लिए संभव है और गुर्जर जाति के राजा के लिए भी संभव है। चूंकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र गुर्जरात्रा कहलाता था, इसलिए यहाँ के जो शासक थे, प्रतिहार शासक थे, वे गुर्जर प्रतिहार कहलाने लगे। मुहणोत नैन्सी ने भी प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनकी अधीनता में राजस्थान का अधिकांश भाग ही नहीं, बल्कि गुजरात, काठियावाड़, मध्य भारत और बिहार के बहुत से क्षेत्र आते हैं। प्रतिहार नरेशों को गुर्जर शब्द से संबोधित उनके पड़ोसी शासक राष्ट्रकूट और पाल कहते थे। इसी अवधि में अरब के मुसलमानों ने सिंध पर आक्रमण किया और वे भी प्रतिहारों को गुर्जर कहते थे।
वे गुर्जर शब्द के लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग करते थे। चूंकि प्रतिहार गुर्जरात्रा के क्षेत्र के शासक थे, इसलिए उन्हें गुर्जर शब्द से संबोधित किया गया। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को क्षत्रिय तथा सौमित्र यानी लक्ष्मण के वंश से उद्भूत बताया गया है। ह्वेनसांग ने भी अपने वर्णनों में 72 देशों का उल्लेख किया है। उनमें से एक कुचेलो बताया है और उसकी राजधानी भीलामाला बताई है। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा मानी गई है। जोधपुर और घटियाले के शिलालेख में हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। जोधपुर का शिलालेख 836 ईस्वी का है और घटियाले में जो 2 शिलालेख मिले हैं वो 831 और 861 ईस्वी के हैं, जिनसे ये पता चलता है कि गुरु हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी क्षत्राणी। ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार कहलाई और क्षत्राणी पत्नी भद्रा की संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई। इस भद्रा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोगभट्ट, कदक, रज्जिल और दह। इन चारों भाइयों ने ही मिलकर के मांडोर या मांडव्यपुर को जीता और इसकी सुरक्षा के लिए प्राचीरों का निर्माण करवाया। और इनके जो वंशज थे उनमें नागभट्ट प्रथम सबसे पराक्रमी शासक हुआ। वो रज्जिल का पोता था। उसने अपने राज्य का विस्तार किया और मंडोर से 60 मील की दूरी पर स्थित मेड़ता नगर को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट के उत्तराधिकारियों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। उसकी 10वीं पीढ़ी में शीलुक नामक राजा हुआ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने वल्ल मंडल के भाटी राजा देवराज को पराजित कर अपनी सीमाओं का विस्तार किया। वल्ल मल्लक के समय में हमें जो वल्ल की जो रानी थी, वल्ल मंडल की भाटी रानी थी, उससे एक पुत्र पैदा हुआ बाउक। बाउक ने 837 ईस्वी में एक प्रशस्ति उत्तीर्ण करवाई और उसके बाद उसका भाई कक्कुक प्रतिहारों का राजा बना, जिसने घटियाले का शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। और इस लेख से पता चलता है कि मारवाड़, जैसलमेर जिसे मांड कहा जाता था, वल्ल, तमणो जिसे मालानी, अज्ज मध्य प्रदेश एवं गुर्जरात्रा में वह काफ़ी लोकप्रिय था। यानी इन क्षेत्रों पर उसका राजनीतिक प्रभाव रहा होगा। उसके समय में व्यापार, वाणिज्य, शिल्प आदि को बहुत आश्रय प्राप्त हुआ। 12वीं सदी के मध्य में मंडोर के आसपास में चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था और मंडोर दुर्ग प्रतिहारों की इंदा नामक शाखा के अधिकार में बना रहा। मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों के राज्य विस्तार के संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का अनुमान है कि जोधपुर से 40 मील उत्तर पश्चिम और 60 मील के लगभग उत्तर पूर्व में मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों का राज्य फैला हुआ था। डॉक्टर बैजनाथपुरी भी लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मंडोर गुर्जर प्रतिहारों का राज्य विस्तार काठियावाड़ तक विस्तृत था और राजस्थान के शेष भूभाग पर कन्नौज के या मालवा तथा गुजरात के प्रतिहारों का शासन था। 7वीं और 8वीं सदी में कुछ दान पत्रों में भड़ौच और उसके आसपास क्षेत्रों में भी
गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, इसकी जानकारी मिलती है। एक मान्यता के अनुसार भीनमाल के गुर्जरों ने ही भड़ौच तक अपने राज्य का विस्तार किया था। कालांतर में भीनमाल तो उनके अधिकार में रहा, लेकिन भीनमाल तो उनके अधिकार से निकल गया, किंतु भड़ौच उनके अधिकार में बना रहा। दूसरी मान्यता ये है कि भीनमाल की एक शाखा अलग होकर के भड़ौच में जाकर के उसने अपने नए राज्य की स्थापना की। गुर्जर प्रतिहारों ने मंडोर से अपने राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और उसके बाद वे जालौर, उज्जैन और कन्नौज तक विस्तृत हुए। उज्जैन में 8वीं सदी के प्रथम चरण में नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन में एक नवीन गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की। ग्वालियर अभिलेख में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उज्जैन के गुर्जर प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम, कक्कुज, देवराज और वत्सराज शासक माने जाते हैं और वत्सराज की मृत्यु के पश्चात नागभट्ट द्वितीय शासक बना, जो कि गुर्जर प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था और जिसने गुर्जरों की प्रतिष्ठा को विस्तृत करने में और राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नागभट्ट द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के शासक के साथ युद्ध किया। संजान ताम्रपत्र, पठारी स्तंभलेख और रधनपुर ताम्रपत्र से गुर्जर प्रतिहारों के और राष्ट्रकूटों के इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है और इससे ही हमें ये जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को इस युद्ध में पराजित कर दिया था। इस युद्ध के बाद कन्नौज के चक्रायुद्ध और बंगाल के धर्मपाल ने भी राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हालांकि नागभट्ट राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ था, लेकिन उसने अपने साहस को नहीं खोया और उचित अवसर आने पर, जब गोविंद तृतीय वृद्ध हो गया था और घरेलू समस्याओं में फंसा हुआ था, तो नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया, चक्रायुद्ध को परास्त कर कन्नौज राज्य पर अधिकार किया और इस तरीके से कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों की नई राजधानी बनाई। उसके बाद चक्रायुद्ध, जो धर्मपाल का आश्रित राजा था, तो धर्मपाल और नागभट्ट के बीच युद्ध होना अनिवार्य था और इस युद्ध में धर्मपाल नागभट्ट द्वितीय के हाथों से पराजित होकर बंगाल वापस लौट गया। पालों की इस पराजय ने गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ा दिया। जोधपुर अभिलेख से ही हमें ये पता लगता है कि यह युद्ध मुदगिरी यानी मुंगेर के पास लड़ा गया, जिसमें मारवाड़ के शासक ने विजय प्राप्त की। चाटसू अभिलेख में भी नागभट्ट के एक अन्य सामंत शंकरगण द्वारा इस युद्ध में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। ग्वालियर अभिलेख में ही नागभट्ट की अन्य विजयों का विवरण भी मिलता है कि उसके द्वारा आनर्त यानी उत्तरी काठियावाड़, मालवा, किरात हिमालय प्रदेश का हिस्सा, तुरुष्क पश्चिमी भारत का मुस्लिम राज्य, वत्स कौशंबी प्रदेश और मत्स्य पूर्वी राजस्थान के राज्यों पर आक्रमण करके उसने उन पर अधिकार किया था। परंतु अन्य साक्ष्यों में हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इस अभिलेख को बहुत ज़्यादा सही अभिलेख नहीं माना जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नागभट्ट गुर्जर प्रतिहारों का एक पराक्रमी शासक हुआ था, जिसने गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति को विस्तृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और
क्योंकि नागभट्ट एक धर्मनिष्ठ शासक था, यज्ञ करवाता था, उसके समय में धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ी। वह कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था और उसी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से कन्नौज, जो कि गुर्जर प्रतिहारों की नई राजधानी थी, वह विद्या का एक प्रमुख केंद्र बन गया। नागभट्ट के बाद रामभद्र और रामभद्र के बाद भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहारों का अगला महत्वपूर्ण शासक हुआ। यह जो भोज है, इस भोज को ये जो भोज है इसका मिहिर भोज भी कहा जाता है, मिहिर भोज प्रथम कहा जाता है। और मिहिर भोज के बाद में भोज द्वितीय गद्दी पर बैठा, फिर महिपाल प्रथम और उसके उत्तराधिकार गद्दी पर बैठे। 913 के आसपास भोज द्वितीय को परास्त कर महिपाल गद्दी पर बैठा और उसने विनायक पाल और हेरमपाल, इसको कहा जाता है, और सिंहासन पर बैठते ही उसने राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय के आक्रमण का सामना किया, जिसमें महिपाल परास्त हुआ। महिपाल के बाद उसका बेटा महेंद्रपाल द्वितीय शक्ति पर बैठा, लेकिन धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति कमज़ोर होती चली गई, कन्नौज की शक्ति कमज़ोर होती चली गई और देवपाल के पोते राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से भी कन्नौज की शक्ति और अधिक कमज़ोर हो गई। 1093 के आसपास गढ़वाल शासकों ने प्रतिहारों से कन्नौज को छीनकर उनके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया और इस तरीके से गुर्जर प्रतिहार, जो कि एक साहसी और पराक्रमी शासक थे जिनका राज्य विस्तृत था, वह राज्य और वह साम्राज्य धीरे धीरे केंद्रीय शक्ति के निर्बल होने के कारण कमज़ोर होता चला गया और उसके बाद वे सिर्फ सामंत बन कर के रह गए।